गुज़िश्ता दिनों सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया जिसमें वफाकी वुज़रा की तनख्वाहों में नुमाया इजाफा शामिल है। वफाकी वुज़रा की पहली तनख्वाह 2,18,000 से बढ़कर अब 5,19,000 हो गई है। इन हालात में इनकी तनख्वाहों में इजाफा तो हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। देखो ना, कुछ शर्म आनी चाहिए ना अवाम को भी, मुझे भी, आपको भी। अवाम की तनख्वाहें और मजदूरियाँ जो ये दिहाड़ीदार होते हैं पहले ही इतनी ज़बरदस्त हैं, खाते पीते खुशहाल, मुतमव्वल अवाम के नुमाइंदों को भी खुशहाल होना चाहिए। वरना अगर कोई थोड़ी सी भी हमीयत गैरत अकल होती तो कहते धुतकार देते कि नहीं, कुछ भी नहीं। और ये इनका तनख्वाहें शनख्वाहें तो बहरहाल मामूली बात है, लेकिन मैंने जो कहा ना वो बिल्कुल ठीक है। डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ सही हो जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल काफी टाइम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद स्टेटमेंट जो है वो भारत को लेकर चलती चली जा रही हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो और इकोनॉमी की बात करें तो जी भारत की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड नंबर 4 पे जो है आ चुकी है और उन्होंने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। और यकीनन 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं है, और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है, जबकि भारत जो है वो लड़ने भड़ने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है और इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा एक बार फिर। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बजट तैयार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी डेवलपमेंट बंद कर दीजिए, डेवलपमेंट का सारा बजट उठाकर डिफेंस में दे दीजिए, इसलिए कि हमें भारत से बहुत खतरा है। भारत में हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वो कहें कि जी सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दीजिए और सारा बजट उठाकर डिफेंस में लगा दीजिए, इसलिए कि उनकी इकोनॉमी पे उन्होंने जो काम किया है उसके बाद उन्हें तमाम स्टेटमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। लड़ने भड़ने से बहरहाल फायदा किसी का नहीं होता, ना भारत का होगा और ना ही हमारा होगा, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमारे लोग जो है जाहिर है कि अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी भारत कहे कि जी पाकिस्तान में अटैक किया जाएगा तो ये कहें कि आइए आइए तशरीफ लाइए। तो यकीनन इन्हें भी लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए उसी तरह के स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ जाती है। लेकिन बात सारी फिर वहीं पे आ जाती है कि ऐसा कब तक चलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, बार बार कहा जा रहा है कि डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है वो आम आदमी के ऊपर लगाए जा रहे हैं और मजीद जो है सख्ती बढ़ती चली जाएगी, आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात फिर वही आ जाती है कि कोई सही इकोनॉमिस्ट इनको या तो मिलता नहीं है, और अगर मिलता है तो शायद ये उससे वही पूछने लगते हैं कि कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के दिखाओ, या इस किस्म की चीजें शुरू कर देते हैं। हर चीज में रिलीजन का टच देने की जो आदत पड़ चुकी है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही। क्योंकि जिनको काम आता है आप उनको सिर्फ और सिर्फ उस बेस पे रखते हैं कि क्या वो एक आपके हिसाब से, यानी जो एक मयार, जो एक स्टैंडर्ड इन लोगों ने तय कर रखा है मुसलमान होने का, क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं। बार बार अहमदियास के ऊपर अटैक चल रहे हैं पाकिस्तान में मुसलसल, और कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया की बातें करते हैं, हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम किसी भी हर कंट्री के साथ जहां पर भी कुछ गड़बड़ चल रही है इनके हिसाब से हम उनके साथ खड़े। लेकिन अहमदियास के साथ खड़े ऐसा कभी मैंने ना हमारे प्राइम मिनिस्टर से सुना, ना प्रेसिडेंट साहब के मुंह से कोई आवाज निकली, ना ही फॉरेन मिनिस्टर, ना ही आर्मी चीफ, और ना ही कोई और जो मुल्क को चलाते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, किसी के मुंह से मैंने ये बात नहीं सुनी कि वो अहमदियास के साथ खड़े हैं या अहमदियास की को हिफाजत दी जाएगी और उनकी जान बचाई जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं आता। और यही चीज जो है आप समझ सकते हैं कि इससे माइंडसेट का पता दिया हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज के हम वी आर नो मोर दैट इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर द यूएस, बिकॉज पहले अफगानिस्तान था तो अब क्या है। रेलिवेंस तो आपने खुद बनानी है ना, कोई आपके लिए क्यों रेलिवेंस बनाएगा। अब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी का साइज है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू वाई लॉयड ऑस्टिन इज कमिंग इंडिया एंड वाई पाकिस्तान इज गिविंग क्लैरिफिकेशंस कि भाई क्यों हम कर रहे हैं, हम चाइना ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उसकी बात सीधी सिंपल सी बात है। अब पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज़ है वो छोटा हो गया, मजीद $341 बिलियन की जीडीपी है। पर कैपिटा इनकम जो है वो आपकी $1,568 हो गई है। ठीक है जनाब। और तकरीबन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो $34 बिलियन छोटी हुई है। मींस कि ये 40 और 70, ये 370-75 बिलियन डॉलर की इकॉनमी थी जो श्रैंक हो गई है, जो श्रैंक कर गई है, और ये 9% नीचे आई है। लोगों की ऊपर जा रही है, हमारी नीचे जा रही है। आप इमेजिन करें कि इंडिया के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं शक्तिकांता दास साहब, वो अगले दिन मैं उनको पढ़ रहा था, देख रहा था, वो कह रहे थे कि जो हमारी इकॉनमी है वो 7% पे ग्रो कर रही है, और इवन कि एग्रीकल्चर सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। सो ये वो कह रहे हैं कि ये 7% पे जाएगी।
ठीक है जी। और ये फाइनेंशियल ईयर तो ये जाएगी अगले, वो कहते हैं 7% पे इसको टच करना चाहिए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना क्लियर है कि ये 7% पे जाएगी, और पाकिस्तान इतना क्लियर है कि हमें पता है ये 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। वो कोई बच्चा था मीडिया पे उसकी वो राउंड कर रही है वीडियो कि पाकिस्तानी लड़का था सिडनी में, आई थिंक, कि वहाँ पे जो ओपरा हाउस है वो उसमें इंडियन फ्लैग से था, मार्क था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। तो वो कह रहा था देखो किस तरह जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात देखो क्या है, इतनी इज्जत मिल रही है, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे डिमोटिवेशन होती है, मोटिवेशन नीचे आती है इस चीज़ों से, ये जो हरकतें हमारी लीडरशिप करती है और ये जो हम ये चीज़ें करते हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि 0.3% इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने वो कहते हैं जनाब कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ जा रहे हैं, ठीक है जी। अब ये इमेजिन करें कि हम कहते हैं जी कि वो जी लाइफ स्टॉक ख़त्म हो गया, वो जी फ्लड्स आ गए, वो जी फ़लानी चीज़ें हो गई, वो जी ये चीज़ हो गई, वो जी फ़लानी चीज़ हो गई। आप ये इमेजिन करें कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो मेरा ख्याल है दैट वाज 1766 था, $1766 पर कैपिटा इनकम थी, जो कट होके और $200 हो गई। मतलब 1766 से वो 1568 पे आ गया, $200 और जो है वो एक पाकिस्तानी कम कमा रहा है पिछले साल से, ठीक है जी। ये आप इमेजिन कर लें कि आपकी पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पे खड़ी हुई है। और द क्वेश्चन इज़ कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो यूनिवर्सिटियों में लड़के पढ़ के आ रहे हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही। और हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट तो नेगेटिव से ऊपर आई है मुश्किल से। तो हमने देखे ना 25 करोड़ की आबादी को इस तरह किस तरह चलाएंगे। हमारी जो एग्रीकल्चर है, फूड है, लाइफ स्टॉक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हर चीज़ में लॉस हुआ है। ये और उसकी वजह क्या है कि सारा टाइम सारी नेशन, सारा मीडिया, सारी सरकार, सारी ऑपोजिशन, सारा जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है, वो जनाब लगी ये सियासत करने रही है, ठीक है जी। और तो फिर ज़ाहिर बात है वही चीज़ें होनी है, एक्सपोर्ट हम उस तरह कर नहीं सके, घर में बिजली के मसाइल हैं, वो चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो हमें जैसे वो आ रहा है। इसी तरह बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही। इवन के इस्लामाबाद में वेयर आई लिव, यहाँ पे रात को गैस चली जाती है। आई हैव नेवर हर्ड दिस कि जी चाय बनानी है जी गैस नहीं है जी। दिन में पता चला है जी दिन को गैस चली जाती है, एट द पीक 9 PM एट द नाइट आप खाना बना रहे हैं गैस चली जाती है। सो दिस इज़ हैपनिंग समवेयर इन द सेंटर ऑफ इन द कैपिटल ऑफ द कंट्री, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गैस नहीं आ रही, गैस आ रही है, लेकिन वो फिर ये तो ना हुआ कि जी आपका दिल कर रहा है खाना 9 बजे खाने को, वो कह रहे हैं जी इस वक्त तो खाना बन नहीं सकता बिकॉज वो इस वक्त तो गैस नहीं है, लिहाजा बाहर से लेके आओ या पहले बना लो। सो ये चीज़ें जो हैं ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जहां पर देखा जाए तो दोस्तों भारत इस अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। दोस्तों भारत जापान को प्रछाड़ कर 5वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जिसे देखकर पाकिस्तान की जो मीडिया है पूरी तरह से बौखला सी गई है। क्योंकि दोस्तों भारत में अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ था और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि भारत इस वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। जिसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों दावा ये भी किया गया कि 2028 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिससे जर्मनी को पछाड़ कर वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर बात करी जाए दोस्तों जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे डाउन जा चुकी है। ऊपर से एक तो उनकी अर्थव्यवस्था थी ही नहीं पहले से, और जो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था थी इसके बाद में भारत के साथ युद्ध करने के बाद में उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और जिसके बाद में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हालत है इस टाइम पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। क्योंकि दोस्तों अभी भी उन्होंने IMF से लोन भी लिया है और वो लोन चुकाना भी होगा। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था तो तभी होगी जब वहाँ पर आतंकवादियों की गतिविधियाँ कम होंगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पर कोई भी बाहर के सोर्सेज हैं वो अपना ठिकाना अपनी कोई भी कंपनियाँ वगैरह लगाना नहीं चाहती। क्योंकि दोस्तों ऐसी जगह पर कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। तो भारत ने क्या कहना शुरू किया? भारत ने कहना शुरू किया जनाब कि हम तो वो मानते ही नहीं है। देखें ना, डिप्लोमेटिकली अगर मामलात हमारी फेवर में नहीं आए, हम मैदान जंग में करेंगे, हम IMF जाएंगे, हम उधर FATF जाएंगे ना। तो भारत को सारी बात है FATF में वो चीज़ें मिलनी है जो वो चाहते हैं। याद रखें दैट वाज अ पॉलिटिकल मूव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उस वक्त पाकिस्तान को अंडरमाइन एंड प्रेशर करने की, और वो कामयाब हुए उस वक्त। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा भी हुआ। वो क्यों अच्छा हुआ? बिकॉज उसके बाद वो जितने भी UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस थे एंड द पीपल हु वर अंडर द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लाइक हाफिज सईद, दे ऑल हैव बीन पनिश्ड, दे ऑल हैव बिहाइंड द बार्स। सो नाउ वंस फॉर ऑल वो मसला हल हो गया। जिस चीज़ को ये मैंने आपको बताना शुरू किया था कि ये जो हाफिज सईद लोग हैं, याद रखें जिसके ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आ जाती है, दैट इज अ कंसेंसस कम्स फ्रॉम द 5 परमानेंट मेंबर्स,
और जो जो फैसले वो कर लेते हैं वो इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। वो आप भूल सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें हमने इग्नोर किया, बाद में उसकी सज़ा भुगती बहुत देर, लेकिन खैर पाकिस्तान FATF से बाहर निकल गया। अब IMF का जो मसला है ना, ये पंजाबी में हमें कहते हैं ताने देना। अब इंडियन जो हमारे दोस्त हैं वो ताने देते हैं और तुम तो भीख मांगते हो, तुम्हारा क्या है, तुम गरीब हो। ये पाकिस्तान की एलीट को सवाल है कि पाकिस्तान की एलीट क्या करना चाहती है पाकिस्तान के साथ। लोगों को यही तो कहा जा रहा है कि बाहर से पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आओ, लेकिन क्या पाकिस्तानी यहाँ से हर वक्त पैसा निकाल के बाहर लेके जाने के चक्कर में नहीं है? सिर्फ मुझे इतना ही बता दें। मुझे किसी दोस्त ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, पैसा बाहर भेजना क्या होता है, आज के दौर में तो बड़ा आसान है। मैंने कहा जी वो कैसे? कहता है बाहर से घड़ियाँ आती हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी महंगी घड़ियाँ आती हैं, आप वो घड़ी यहाँ पे ख़रीदें, आप वो घड़ी यहाँ पाकिस्तान में ख़रीदें, ख़रीद के यहाँ से पहन के बाहर चले जाएं। हो सकता है वो घड़ी $20 की हो, $50,000 की हो, $60,000 की, $1,00,000 की घड़ी हो। तो वो कहता है एक फ़्लाइट में जाते हुए $1,00,000 आप अपने घड़ी में बांध के ले गए, वहाँ बाहर जाके। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से IMF ने अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉर्मल नॉमिकल GDP है उसे $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमान GDP से 4.186 ट्रिलियन थोड़ा से ही ज़्यादा है। लेकिन भारत ये उपलब्धि जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, जिसमें घरेलू मांग या फिर जो भी है दोस्तों उनके योगदान के कारण भारत की अर्थव्यवस्था है 6-7% का ग्रोथ रेट बनाए हुए है, जबकि जापान की जो है उनको अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं। देखा जाए तो दोस्तों भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर G20 और IMF में बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है और भारत में फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां जो भारत को एक आकर्षण रूप के बाजार के रूप में देख रही है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और वृद्धि और ज़्यादा होंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ की जो पॉपुलेशन है या यहाँ पर जो है कंपनियाँ बहुत अच्छी तरीके जानती हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ किस तरीके से आराम से सेल की जा सकती है। उसके बाद में भारत के अंदर जो है क्षेत्रीय जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिसके बाद में भारत ने चंद्रयान जैसे और सैन्य जैसे में स्थिति में बढ़ावा दिया है। भारत इस उपलब्धि के बाद में ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप में करीब आ गया और भारत 2028 तक करीबन दोस्तों लगाया जा रहा है कि थर्ड अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया जो है पूरी तरह से चिढ़ सी गई है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की स्थिति पूरी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसे सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमें चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ धन्यवाद।